हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के वीडियो नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 4 आपके लिए लेकर आया था, जिसमें हमने देखा था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, उसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखा था। उसके साथ ही कुछ बैंकिंग रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी था उसका फुल फॉर्म भी देखा था हमने। उसी में सेबी के बारे में देखा था, फिर नाबार्ड के बारे में भी हमने देखा था, फिर थोड़ा सा हमने सेबी के बारे में देखा, नाबार्ड के साथ साथ हमने आरबीआई के बारे में देखा था। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का उसमें हमने डील किया था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो कि वीडियो नंबर 5 है, उसमें छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के बारे में देखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाला सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस टॉपिक का जिस किसी भी एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ के लिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ हम एक डीप एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन को भी हम देखेंगे। इसलिए शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी में सम्मिलित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारा जो सिलेबस में है। ठीक है, अगर ध्यान से सिलेबस को देखेंगे तो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है, उसमें भी ये पर्टिकुलर मेंशन किया है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी। ठीक है, तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है या फिर कौन सा ऑप्शन है जो कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं? क्या राज्य सहकारी बैंक इसके अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक इसके अंतर्गत आते हैं, या फिर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी इसके अंतर्गत आते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? मतलब उपरोक्त सभी का मतलब क्या ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, क्या हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि जो हम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो हम 1960 अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस अधिनियम के जो धारा संख्या, ठीक है, आपको जो भी मैं धारा बता रहा हूं उस धारा को आप जरूरी एक जगह नोट डाउन करते चलिएगा। उस अधिनियम का जो धारा संख्या 57 का ख है, उसमें अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के बारे में दिया गया है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि ये सभी के सभी जो हैं वो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात राज्य सहकारी बैंक हो या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक हो या फिर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी हो, ये सभी के सभी इस सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो धारा संख्या 57 ख है इसमें डायरेक्ट ये टॉपिक ही लिखा हुआ है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का प्रबंधन, ऐसे करके हेडिंग डाला हुआ है और इसी में ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से तरह का बैंक आते हैं। तो ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी से संबंधित ही है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है मैंने, या फिर 4 क्वेश्चन जो है इससे उठाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये जो टॉपिक है अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी। ये चारों से आपका तैयार हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्वेश्चन है, एक अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पढ़ लेते हैं पहले चारों कथन का, फिर देखते हैं कि आंसर क्या होगा इसका। देखिए पहला है वह मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी की बात कर रहा है। वह सहायक सहकारिता के सदस्य बनने हेतु पात्र होगी। पहला कथन क्या है कि अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी सहायक सहकारिता के सदस्य बनने के लिए पात्र होगी। दूसरा, वह, जहां भी मैं वह या उसकी मैं यूज कर रहा हूं वो समझ लीजिए कि अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी की बात कर रहा हूं। दूसरा है, वह अपनी इच्छा अनुसार
एक संबद्ध सहकारी सोसाइटी या एक सहायक सहकारिता की सदस्य बन सकती है या सदस्यता से अलग हो सकती है। दूसरा। तीसरा है उसकी उपविधि या उपविधियों में से कोई संशोधन आवेदन की तिथि से 60 दिनों, ठीक है ध्यान से रखिएगा, 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। चौथा है उसकी अंश पूंजी में राज्य सरकार की अभिदाय 25% से अधिक नहीं होगी। ये चारों के चारों कथन जो है अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट को आप बहुत भले भांति इसको समझ लीजिए। पहला क्या बोलता है कि जो ये अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी जो है, ठीक है, हमको असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है, तो हम पहले सत्य कथन को एलिमिनेट करते हैं। क्या है कि अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी जो है, इस तरह के जो सोसाइटी होते हैं वो सहायक सहकारिता के सदस्य बनने हेतु पात्र होती हैं, इसीलिए पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कथन, ये जो अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी है वो चाहे कोई सा भी अपने इच्छा के अनुसार, याद रखिएगा ये टर्म को याद रखिएगा, अपने इच्छा अनुसार, कौन, अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी अपने इच्छा अनुसार कोई भी अगर एक संबद्ध या फिर एफिलिएटेड सहकारी सोसाइटी है, जिसको हम संबद्ध सहकारी सोसाइटी कहते हैं, या फिर एक कोई सहायक सहकारिता है, इसका सदस्य बन सकती है। कौन, ये हमारा अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी। हाँ, साथ ही साथ बन भी सकती है, इसका और इसका दोनों सदस्य बन सकती है, या फिर अगर पहले से इन दोनों का सदस्य है हमारा ये सोसाइटी तो सदस्यता से अलग भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्लियर है। तीसरा देखते हैं, उसकी उपविधि, मतलब ये जो अल्पकालीन साख संरचना जो सोसाइटी है इसके कुछ रूल्स हैं जो उपविधि हैं या फिर उपविधियां हैं, उनमें से कोई संशोधन की आवेदन की तिथि 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो ये जो अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी है वो अपना कोई भी उपविधि में या फिर एक से ज़्यादा उपविधियों में कोई संशोधन करवाना चाहती है, तो पहली बात तो ये जो है किसके पास जाएगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, और रजिस्ट्रार जो है उससे 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा। 60 दिन के जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे 30 दिन होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। तो हमारा यहाँ पे जाके ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वही गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कि जो अल्पकालीन जो ये जो हमारा साख संरचना सोसाइटी है, अगर वो किसी विधि में संशोधित करना चाहती है तो रजिस्ट्रार के पास जाएगा और रजिस्ट्रार उसको 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकृत करेगा। क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा भी होगा, या इस जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकृत करेगा कौन, रजिस्ट्रार। लेकिन अगर रजिस्ट्रार को ऐसा समाधान हो जाता है कि ये जो उपविधियों में जो हम संशोधन करने जा रहे हैं, ये जो हमारा 1960 का अधिनियम है उसमें जो भी हमारा विधि है अगर उसके अनुरूप नहीं है या फिर उसके विरोध में है तो उसको जो है संशोधन नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। लिखित रूप से 30 दिन के भीतर जो रजिस्ट्रार होगा इस जो नया संशोधन की विधि लाई जाएगी उसको निरस्त कर देगा, अगर उसको लगेगा कि ये गलत है, ठीक है, हमारा जो 1960 के अधिनियम के विरुद्ध है, तो इसको पारित नहीं किया जाएगा, रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। चौथा, उसकी अंश पूंजी, मतलब अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी की जो अंश पूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय 25% से अधिक नहीं होगा। ये कथन भी हमारा सही होगा, ठीक है। अगर 25% से अधिक तो पहली बार होना नहीं चाहिए। अगर 25% से अधिक है तो राज्य सरकार या फिर कोई जो सोसाइटी होगा इस अभिदाय को, जो ये शेयर होगा राज्य सरकार का, उसको 25% से कम करेगा, ठीक है। तो ये चारों कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न जो है, किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी बोर्ड को निम्न में से किस आधार पर अतिष्ठित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बताना। अतिष्ठित का मतलब होता है सुपरसेड करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी, मतलब हमारे पास कोई एक प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी बोर्ड है, उसमें से यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, ये चारों में से कौन सा ऐसा आधार है जिसके आधार पर उसको अतिष्ठित नहीं किया जा सकता। अतिष्ठित मतलब सुपरसेड, ठीक है, उसको सुपरसेड नहीं किया जा सकता। किस विधि से? पहला,
यदि कोई सहकारी सोसाइटी लगातार 5 वर्षों तक हानि उपगत करती है। दूसरा, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं जो इस प्रयोजन हेतु जांच में प्रमाणित पाई गई हो। तीसरा, धोखाधड़ी या फिर कपट पाया गया हो। चौथा यानी कि डी ऑप्शन, लगातार 3 बैठकों में गण पूर्ति की कमी रही हो। बताना। ठीक है, चलिए हम इसको बारे में देखिए जो कुछ भी पिछला पहला और दूसरा क्वेश्चन जो देखिए वो आपको 57 ख के अंतर्गत ही मिलेगा। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ कि पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने जो देखा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के बारे में, वो 57 ख के अंतर्गत ही दोनों का वर्णन मिलेगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जो हमारा अधिनियम है वहाँ पे जाके थोड़ा सा और अपने से सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तीसरा प्रश्न, तो हमको क्या बताना है कि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी जो बोर्ड है उसको किस तरह से प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, बताना है। तो पहला तो हमने देखा, दूसरा तीसरा, चारों के बारे में हमने देखा। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये भी जो है कृषि साख सोसाइटी बोर्ड जो है ये भी 57 ख के अंतर्गत ही हमको पढ़ना है। ठीक है, 57 ख जो हमारा अधिनियम है उसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ये भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी से संबंधित ही प्रश्न है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी बोर्ड है उसको हम कब हम अधिष्ठित या सुपरसीड कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात क्या बोला है यहाँ पे, नहीं किया जा सकता, हमको बताना है। पहला, यदि कोई सहकारी सोसाइटी लगातार 5 वर्षों तक हानि उपगत करती हो। मान लो अगर कोई सहकारी सोसाइटी है वो लगातार 5 वर्ष तक उसको केवल हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या उसको हम अधिष्ठित कर सकते हैं, सुपरसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या 5 वर्ष ये मैक्सिमम टाइम नहीं होगा। ठीक है, 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष होगा। ठीक है, याद रहेगा। अगर मान लो कोई सहकारी साख सोसाइटी है, अगर कंटिन्यू उसको 3 वर्ष तक ही लगातार उसको हानि हो रहा है तब हम उसको सुपरसीड कर सकते हैं। तो ये पहला कथन जो है हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। बट होगा क्या, इसका सही आंसर क्या होगा, 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष होगा। बाकी ये जो बी सी डी ये तीनों कंडीशन में सुपरसीड कर सकते हैं, अधिष्ठित कर सकते हैं। अगर मान लो जो हमारा कृषि साख सोसाइटी बोर्ड है, अगर वो मान लो अगर उसकी जांच हुई, ठीक है, जांच होने के बाद ऐसा प्रमाणित हो जाता है कि वो गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से गुजर रहा है वह सोसाइटी, तब भी उसको अधिष्ठित कर सकते हैं, सुपरसीड कर सकते हैं। तीसरा, अगर मान लो वहाँ पे धोखाधड़ी या कपट पाया जाता है तब भी इसको हम सुपरसीड कर सकते हैं। या फिर लगातार 3 बैठक में अगर गण पूर्ति नहीं हो पा रही है तब भी इस सोसाइटी को सुपरसीड कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी सही ही था, बट यहाँ पे 5 वर्ष की जगह क्या होना चाहिए, 3 वर्ष। 3 वर्ष से तक ही अगर बात आएगी तब भी हम सुपरसीड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, मतलब धारा 57 ख, याद रखिएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो क्या पता आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, नोट करके लिखिएगा, इसी से संबंधित है, ये वाले क्वेश्चन से संबंधित है। देखिए पहली बात तो ये कंडीशन, हमने 4 कंडीशन देखा कि किस किस कंडीशन में प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी को अधिष्ठित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखो हमारे पास अगर मान लो कोई राज्य सहकारी बैंक है, ठीक है, राज्य सहकारी बैंक हो गया या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक हो गया, ठीक है, या फिर इनके बैंकों की बोर्ड है, ठीक है, राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक का बोर्ड है, तो जब तक रिजर्व बैंक क्या बोलते हैं इसको, बिना मतलब रिजर्व बैंक के बिना परामर्श का हम जो है राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड को हम अधिष्ठित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उस सोसाइटी को, उस सहकारी बैंक को, चाहे सहकारी बैंक राज्य वाला हो या केंद्र वाला हो, जब तक आरबीआई रिजर्व बैंक जो है उससे परामर्श नहीं लेंगे, उनके मतलब आरबीआई के परामर्श के बिना हम इसको अधिष्ठित नहीं कर सकते। इसको आप नोट करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि सहकारी सोसाइटी से संबंधित आय व्यय का संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण या पर्यवेक्षण के बारे में विचार करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई सहकारी सोसाइटी है, उससे संबंधित जो भी आय व्यय का संपरीक्षा होगा, संपरीक्षा को कहते हैं क्या जानते हैं, ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिट करना संपरीक्षा करना कहलाता है। जांच को इंक्वायरी कह सकते हो। ठीक है, इंक्वायरी, कई बार से ऐसे हिंदी शुद्ध हिंदी के भी टर्म्स होते हैं जिसको हमको समझ नहीं आता है। ठीक है, संपरीक्षा मतलब ऑडिट,
जांच मतलब इंक्वायरी, निरीक्षण करना का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, ठीक है, निरीक्षण मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करना, और जो पर्यवेक्षण होता है उसको हम कहते हैं सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन करना। तो ये सब याद रखिएगा, थोड़ा सा कुछ कभी कभी इंग्लिश का भी टर्म से भी याद आ जाता है। अब बताना है कि कैसे होगा, इसके बारे में क्या सत्य है। पहला, इसका वर्णन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 5वें अध्याय में है। दूसरा, लेखाओं की संपरीक्षा धारा 58 का विषय है। तीसरा, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक सोसाइटी का संपरीक्षा रजिस्टर नहीं, यहाँ पे रजिस्ट्रार होगा, ठीक है ना, ये रजिस्ट्रार हो जाएगा, ठीक है, का संपरीक्षा रजिस्ट्रार स्वयं करेगा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको सब क्लियर हो जाएगा इस बारे में। देखिए, पहली बात तो इसमें ये क्या है कि हम देख रहे हैं कि सहकारी सोसाइटी से संबंधित जो हम संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण की बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है, हमको ये बताना है कि ये कैसे है। तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये धारा संख्या 6 की जगह ये 5 होगा, ठीक है, सॉरी धारा नहीं, अध्याय बोला हूँ ना, हाँ ठीक है, अध्याय जो है 5 है, उस 5वें अध्याय की जगह 6वां अध्याय हो जाएगा। मतलब क्या कि इसका वर्णन सहकारी सोसाइटी से संबंधित आय व्यय का संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण, पर्यवेक्षण के बारे में जो वर्णन किया गया है इस अधिनियम के अध्याय 6 में किया गया है। तो इस 5 की जगह 6 हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरा, लेखाओं की संपरीक्षा धारा 58 का विषय है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या धारा 58 में ही लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई है। और तीसरा ये है कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, ये तीसरा कथन भी सही है कि प्रत्येक वर्ष में, ठीक है, कम से कम एक बार सोसाइटी का संपरीक्षा रजिस्ट्रार जो है स्वयं करेगा। कम से कम एक बार होना चाहिए, एक से अधिक चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा संपरीक्षा। लेकिन अगर रजिस्ट्रार नहीं करता है तो रजिस्ट्रार क्या करता है? स्वयं क्या करता है? एक व्यक्ति को नियुक्त करता है और उसको प्राधिकृत करता है कि वह जो है संपरीक्षा करे। इसीलिए हमारा ये तीसरा कथन भी सही है। मतलब जो पहला कथन है वही गलत था, 5वां के जगह 6वां होता तो सही हो जाता। तो 2 और 3 विकल्प जो कथन जो है हमारा सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा 2 और 3 सत्य वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो ये वाला भी अधिनियम याद रखिएगा, धारा 58 को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न जो है, ये भी जितने भी प्रश्न है बाबा मैंने सब खुद ही बनाए हैं, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे लंबे लग रहे होंगे। 1 लाइनर में एक एक शब्द का आंसर नहीं बनाया हूँ, मैं इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ और क्वेश्चन जब आप देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहे। इसीलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाया हूँ। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगेगा तो हम आगे वीडियोज़ लेकर आएंगे। क्वेश्चन 5वां है कि यदि किसी सहकारी सोसाइटी में किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति पैदा हो जाए और विवाद का कोई पक्षकार रजिस्ट्रार को निर्देशित करे तो विवाद का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है फिर से समझ लीजिए कि मान लो कोई सहकारी सोसाइटी है, उसमें जो कई तरह के पक्षकार होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर कोई सोसाइटी है, बोर्ड है, या फिर कोई भूतपूर्व बोर्ड है, या फिर कोई भूतपूर्व या फिर वर्तमान का कोई अधिकारी है, ऐसे मान लो कोई पक्षकार होते हैं जिनमें कोई मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो अगर कोई विवाद हो जाता है और उसी में से कोई पक्षकार जो है रजिस्ट्रार को इसको भेज देता है कि भाई ये विवाद को निपटारा किया जाए, तो जैसे ही रजिस्ट्रार को पता चलेगा तो इसका विवाद का जो निपटारा है किस प्रकार होगा। तो देखते हैं। पहला, इस अधिनियम के धारा 64 के अधीन विवाद का निर्देश प्राप्त होने पर विवाद को रजिस्ट्रार, ठीक है, विवाद को रजिस्ट्रार स्वयं विनिश्चय करेगा। दूसरा, इस विवाद को निपटाए जाने हेतु उसे किसी नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के बोर्ड को अंतरित करेगा जिसे रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया हो। बताना है कि कौन सा सही है। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि ये जो धारा संख्या 64 है, ठीक है, इस अधिनियम का जो धारा 64 है वो विवाद के बारे में वर्णन करता है, ठीक है, किसी प्रकार का विवाद है उसके बारे में। और विवाद का निपटारा, ठीक है,
विवाद का निपटारा किस तरह से किया जाएगा, इसका वर्णन जो है आपको धारा संख्या 66 में मिलेगा। विवाद के बारे में 64 में, और विवाद जो हो जाएगा तो उसको निपटारा किस तरह से करेंगे उसको 66 में वर्णन मिलेगा। और ये पूरा जो है किसके अंतर्गत मिलेगा, तो इस अधिनियम का 1960 के अधिनियम संख्या जो 7 है, सॉरी अधिनियम 1960 का अध्याय 7 में ये सब का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि कैसे निपटारा किया जाएगा। देखिए, जब भी विवाद की स्थिति बन जाती है, विवाद कैसे, मान लो कि कोई किसी सोसाइटी का गठन हो, प्रबंध या कारोबार में, या किसी प्रकार के सोसाइटी के नियोजन के निबंधन और शर्त में, या किसी सोसाइटी के समापन में संबंधित कोई भी विवाद अगर हो जाता है वहाँ पे, तो उस तरह के विवाद को निपटाने के लिए ये धारा संख्या 64 में पहले विवाद को आइडेंटिफाई किया जाएगा किस तरह का विवाद है। ठीक है, अगर विवाद पता चल गया, अगर विवाद का निर्देश जो है रजिस्ट्रार को मिलता है, तो पहली बात तो रजिस्ट्रार उसको स्वयं विनिश्चित करेगा, स्वयं ही उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, विनिश्चित करने की कोशिश करेगा। ये टर्म को याद रखिएगा, विनिश्चित करेगा। ठीक है, डिसाइड करेगा। लेकिन अगर मान लो रजिस्ट्रार नहीं कर पाता है, कारणवश वो नहीं देख पाया, या फिर कहीं और है, अगर अनुपस्थित ही है, तो इस कंडीशन में जो रजिस्ट्रार जो है क्या करता है, एक बोर्ड या तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अधिकृत करेगा कि भाई इस तरह का विवाद को निपटाओ, या फिर बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को मिला के एक बोर्ड का निर्माण करेगा। कौन, रजिस्ट्रार खुद ही एक बोर्ड बनाएगा। खुद अगर नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, अगर रजिस्ट्रार असमर्थ है, तो क्या करेगा, किसी व्यक्ति को जिसको अधिकृत किया है, या फिर उसके द्वारा निर्मित जो बोर्ड होगा उस बोर्ड को अंतरित कर देगा, भेज देगा इस विवाद को। मतलब यहाँ पे ये दोनों तरीके से उस विवाद को निपटाया जा सकता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, और इससे संबंधित आप क्या करेंगे, अध्याय 7 के अंतर्गत विवाद का निपटारा धारा 66 और विवाद के लिए धारा 64, इन धाराओं को भी लिखते जाएंगे, जो कि मैं आपको कंटिन्यूअसली बहुत सारे धाराओं को दिया है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न अब देखते हैं। छठवां प्रश्न जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हर दिन के वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में 4, 5, 6 धाराओं के बारे में बताता हूँ, उसको आप सीक्वेंस में लिखते जाइए ताकि आप एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके चले जाएं। देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प पर चयन करें। कौन सा विकल्प जो है असुमेलित है अपने धारा और उससे संबंधित विषय पर? पहला है धारा 59 सोसाइटी का परिसमापन। दूसरा धारा 60 सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण। धारा 64 विवाद। धारा 66 विवादों का निपटारा। इसमें से 2 को तो मैंने अभी ही बता दिया था। ठीक है, सी और डी को अभी तुरंत बताया हूँ। ठीक है, क्या बताया था कि जो धारा 64 है वो किस पर, विवाद के बारे में वर्णन करता है धारा 64 के अंतर्गत, और वही धारा 66 में विवादों को निपटारा किस तरह से किया जाएगा उसका वर्णन किया गया। मतलब सी और डी तो बिल्कुल सही है। अब बच गया 59 और 60, ये दोनों में पकड़ना है कि कौन सा जो है असुमेलित है। तो चलिए, जो धारा 60 है ये भी सुमेलित है। धारा 60 जो है सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, कि सोसाइटी के पुस्तकों का किस तरह से निरीक्षण किया जाएगा, कैसे उसका जांच होगा। ठीक है, मतलब बी, सी और डी ये तीनों विकल्प सही है। पहला विकल्प जो है वो असुमेलित है। ठीक है, सोसाइटी का परिसमापन ये जो है विषय, ये धारा संख्या 69 में है। याद रखिएगा, किसमें, धारा संख्या 69 में सोसाइटी का परिसमापन के बारे में दिया गया है। वहीं जो धारा 59 है, ठीक है, धारा 59 जो है वो किससे संबंधित है, तो जांच से संबंधित है। ठीक है, मैंने पीछे बताया था जांच, संपरीक्षा, निरीक्षण, ये सारा चीज बताया था, पर्यवेक्षण। तो जांच से संबंधित कौन सा है, धारा 59। ठीक है, जांच के लिए क्या, धारा 59, याद रखिएगा। और धारा 60 क्या है, सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण। तो 59 में हो गया जांच और 60 में हो गया क्या, निरीक्षण। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा 59, 60 में। और एक चीज और क्या देखा था हमने, पीछे क्या देखा था 58 में, सीक्वेंस में याद रखिएगा। धारा 58 क्या है, संपरीक्षा। ठीक है, धारा 58 हो गया संपरीक्षा, और धारा 59 हो गया जांच, और धारा 60 हो गया निरीक्षण। ऐसे सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। और एक छो और याद रखिएगा 58 का क। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 58 तो हमने देखा संपरीक्षा, और धारा 58 का जो क है वो है संपरीक्षा बोर्ड।
ठीक है, जो संपरीक्षा करने के लिए जो बोर्ड बनाया जाएगा, जो बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसके बारे में वर्णन है। 58 क में वर्णन है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इन सभी धाराओं को। 7वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है कि रजिस्ट्रार किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के लिए आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगर जो रजिस्ट्रार है उसको लगता है कि कोई सहकारी सोसाइटी जो है उसको परिसमापन कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए, तो किस प्रकार से आदेश जारी कर सकता है। पहला, धारा 59 के अधीन जांच करने और धारा 60 के अधीन निरीक्षण होने के पश्चात। ठीक है, धारा 60 में मैंने अभी क्या बताया था, सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण, तो पुस्तकों का निरीक्षण करते हुए भी, और धारा 59 में मैंने क्या बताया था, जांच करने। तो इन दोनों से जांच करने के पश्चात, या तो इसके जांच करने के बाद अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाए, ठीक है, या फिर धारा 60 के अधीन निरीक्षण करने के पश्चात अगर रजिस्ट्रार को लगे कि सहकारी सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाए, तो कर सकता है क्या। दूसरा है कथन कि किसी सोसाइटी के कम से कम 3/4 3/4 सदस्यों द्वारा किए गए आवेदन के पश्चात। और तीसरा कथन है रजिस्ट्रार स्वयं के विवेक या स्वप्रेरणा से। बताना है कि किस तरीके से जो रजिस्ट्रार है किसी सहकारी सोसाइटी को परिसमापन कर सकता है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों तरीके से कर सकता है। अब ध्यान से इसको सीक्वेंस को सुनिएगा। जो धारा संख्या 69 है, ठीक है, याद रखिएगा धारा संख्या क्या है, 69, किससे संबंधित है, ये है परिसमापन से संबंधित। ठीक है, धारा संख्या 69 में क्या है, परिसमापन से संबंधित है। जैसे कि देखिएगा इस अधिनियम जो 1960 का अधिनियम है उसका जो अध्याय 8वां में जाएंगे, ठीक है, अध्याय 8 में अगर जाएंगे तो उसका नाम क्या है, समापन। और उसी अध्याय में जो धारा संख्या 69 है वो किससे संबंधित है, परिसमापन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर रजिस्ट्रार को लगे, ठीक है, कि भाई किसी भी सोसाइटी को समाप्त कर दिया जाए, परिसमापन कर दिया जाए, तो पहली बात डायरेक्ट तो उस परिसमापन कर नहीं सकते, तो जो सोसाइटी है उसका जांच किया जाता है धारा 59 के तहत। ठीक है, धारा 59 में अगर जांच से लगा कि उसको परिसमापन कर दिया जाए तो कर दिया जाएगा परिसमापन उस सोसाइटी का, या फिर धारा 60 के अंतर्गत निरीक्षण किया जाएगा उस सोसाइटी का, और वहां से भी अगर उसको लगता है रजिस्ट्रार को कि परिसमापन कर दिया जाए तो परिसमापन कर दिया जाए। मतलब ये दोनों तरीका है। दूसरा, अगर जो सोसाइटी है पहले से, अगर उसके 3/4 सदस्य जो हैं लिखित रूप से आवेदन करते हैं रजिस्ट्रार को कि भाई हमारा इस सोसाइटी को परिसमापित कर दिया जाए, तब भी रजिस्ट्रार जो है ऐसा करने के लिए सक्षम है, वो परिसमापन कर सकता है। और तीसरा जो है, रजिस्ट्रार अपने खुद के स्वयं के विवेक या फिर स्व प्रेरणा से भी किसी भी सहकारी सोसाइटी को परिसमापन कर सकता है। इसका वर्णन जो है, लेकिन किस तरीके से, धारा 69 में जो जिस तरह से वर्णन दिया गया है, जिस तरह से कंडीशन दिया गया है, उसके तहत कर सकता है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन या फिर विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि धारा 69 के अधीन यदि रजिस्ट्रार किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश किया हो तो उस प्रयोजन के लिए वह एक समापक की नियुक्ति कर सकेगा। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा कि धारा 69 में क्या किया गया है, किसी भी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन की बात किया गया है कि रजिस्ट्रार किस किस प्रकार से परिसमापन कर सकता है, वो हमने धारा 69 में देखा। ठीक है, अब एक और तरीका है कि जो रजिस्ट्रार है वो उस किसी भी सोसाइटी को परिसमापन करने के लिए अगर खुद वह अनुपस्थिति है या फिर खुद नहीं कर पा रहा है कारणवश, तो क्या कर सकता है, वह एक समापक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, एक समापक की नियुक्ति कर सकता है। तो इसके लिए कौन सा धारा है जिसमें रजिस्ट्रार जो है किसी भी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन के प्रयोजन के लिए एक समापक की नियुक्ति कर सकता है? धारा 58, धारा 70, धारा 60 और धारा 66। इसमें से सभी का वर्णन जो है मैंने लगभग बताया था। तो धारा 66 में मैंने आपको क्या बताया था, विवादों का निपटारा। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूं क्योंकि बार बार लिखने से हमको याद हो जाता है। विवादों का निपटारा कहाँ, धारा संख्या 66।
धारा संख्या 70 किस बारे में था, सॉरी धारा संख्या 60 किस बारे में है, तो निरीक्षण था। ठीक है, सहकारी सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण, ठीक है, पुस्तकों का निरीक्षण या फिर निरीक्षण से याद रखिएगा। 58, 59, 60 सब ने बताया था। ठीक है, धारा 58 भी बताया था किससे संबंधित था, तो लेखाओं का संपरीक्षा, ठीक, लेखाओं का संपरीक्षा। अब बच गया क्या, धारा संख्या 70। तो धारा संख्या 70 है, यही बताता है समापक की नियुक्ति के लिए। ठीक है, समापक की नियुक्ति किसमें, धारा संख्या 70 में। ठीक है, मतलब धारा संख्या 69 के अधीन क्या करेगा, परिसमापन करने के लिए जो रजिस्ट्रार होगा एक समापक की नियुक्ति करेगा, उसके लिए कौन सा, धारा संख्या 70 दिया गया है। इस धारा संख्या 70 में ही ये सारा चीज वर्णन किया गया है समापक के बारे में। अब देखिए, जो रजिस्ट्रार है वो क्या कर सकता है, एक समापक की नियुक्ति कर सकता है किसी भी सहकारी सोसाइटी को परिसमापन के प्रयोजन के दृष्टि से या फिर प्रयोजन के लिए। लेकिन अगर वो नियुक्त करता है किसी समापक को, तो इसके लिए जो पारिश्रमिक या फिर जो वेतन या फिर पैसे की बात किया जाएगा, उसका जो वेतन होगा, तनख्वाह होगा, उसके लिए भी कौन, वो रजिस्ट्रार ही जिम्मेदार होगा। वही नियुक्त करेगा, वही फिट करेगा कि भाई उसको पैसा कितना देना है। ठीक है, पारिश्रमिक भी कौन नियुक्त करेगा, कौन डिसाइड करेगा, रजिस्ट्रार ही डिसाइड करेगा। अगर रजिस्ट्रार को यह भी शक्ति है कि अगर वो चाहे तो इस समापक को हटा के उसके जगह दूसरे समापक को नियुक्त कर दिया जाए। तो ये सब किसके पास, रजिस्ट्रार के पास शक्ति होती है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के कितने समय के भीतर रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को विवरणी फाइल करेगी। ठीक है, विवरणी मतलब रिटर्न फाइल करते हैं ना किसी भी चीज का। देखिए क्वेश्चन ये है सिंपल सा कि मान लो कोई सहकारी सोसाइटी है, उसका प्रत्येक वित्तीय वर्ष, कोई भी वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, तो भाई जब भी वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तो कुछ महीने के अंदर जो रजिस्ट्रार होगा या फिर रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत कोई व्यक्ति होगा, उसके पास उसका डिटेल विवरण जाना तो चाहिए ना भाई। ठीक है, रिटर्न फाइल जाना तो चाहिए 1 साल का पूरा। तो कितने महीने के भीतर चले जाना चाहिए, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 2 माह के भीतर या फिर 1 माह के भीतर, किसके भीतर जो है वो चला जाना चाहिए, बताइए। तो देखिए पहली बात तो इसके लिए धारा संख्या याद रखिएगा, धारा 56। ठीक है, धारा 56 जो है उसमें लिखा है बाध्यता को पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, बाध्यता को पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, रजिस्ट्रार को ऐसी शक्ति है कि किसी भी बाध्यता को, किसी भी रूल को पालन करा सकता है। ठीक है, ये किसमें, धारा संख्या 56 के अंतर्गत ही वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। 6 माह के भीतर जो है विवरणी फाइल जो है किसके पास पहुंच जाना चाहिए, या तो रजिस्ट्रार के पास या फिर रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है उसके पास पहुंच जाना चाहिए। ये जो विवरणी फाइल जो होगा, जो रिटर्न फाइल होगा, इसमें क्या क्या वर्णन हो चाहिए, तो जो सहकारी सोसाइटी का जो क्रियाकलाप होगा, ठीक है, सहकारी समिति का जो क्रियाकलापों का जो वार्षिक प्रतिवेदन होगा, ठीक है, क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन, ठीक है, इसका वर्णन होगा। लेखों का संपरीक्षित विवरण होगा, ठीक है, लेखों का जो ऑडिटिंग होगा, ठीक है, वो सब चीज, लेखों मतलब होता है अकाउंट्स, ठीक है, संपरीक्षण मतलब पीछे बताया था अभी ऑडिटिंग, तो लेखाओं का संपरीक्षित विवरण होना चाहिए, उसी में जो डिटेल भेजा जाएगा। और क्या, उपविधियों में संशोधन की सूची, अगर मान लो कोई संशोधन करना है किसी भी नियम में, ठीक है, या फिर जो संशोधन किया गया है, तो संशोधन की उन सूचियों को भी उसमें मेंशन करके भेजा जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो है बीच से अगर पूछ देगा तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये 9वां प्रश्न था, ये धारा संख्या 56 में इसका वर्णन किया गया है। 10वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि कोई भी सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित में से किसे उधार देने पर निर्बंधन नहीं करती है। निर्बंधन मतलब रोकना, ठीक है, तो मतलब जो सहकारी सोसाइटी होगी किसे किसे जो है उधार देने से
निर्बंधन नहीं करती, मतलब नहीं रोकती। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऐसा विकल्प है जिसको उधार देने से वो नहीं रोक सकती, मतलब उधार दे सकती है। बाकी 3 ऐसे कंडीशन है जिसमें उधार नहीं दे सकती। तो पढ़ते हैं कौन का। पहला, किसी ऐसे व्यक्ति को जो सदस्य ना हो। दूसरा, किसी सदस्य को उसके स्वयं के अंशों के प्रतिभूति पर। ठीक है। तीसरा है, किसी सदस्य को किसी सदस्येतर व्यक्ति की प्रतिभूति पर। या फिर चौथा है, अपने उपविधियों में उपबंधित किए गए अनुसार किसी अन्य सोसाइटी और नाम मात्र के सदस्य को। बताना है कि ये चारों में से किसे जो है वो जो सोसाइटी होगी, सहकारी सोसाइटी जो है पैसा उधार दे देगी। सीधी सी बात यही है। ठीक है, किसे उधार देने से नहीं रोक सकता। तो इसके लिए पहली बात तो मैं धारा बता दूं। देखिए, 2 धारा को आप याद रखिएगा। इस अधिनियम का, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का धारा संख्या 37 और एक याद रखिएगा धारा संख्या 36। ठीक है, 36 और 37 दोनों का बताना है। तो 37 में ये बताया गया है कि उधारों के लिए दिए जाने का निर्बंधन, मतलब किसको किसको जो है उधार नहीं दिया जा सकता। तो निर्बंधन की बात यहाँ पर है। और 36 में ये बताया गया है कि उधार कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, मतलब ये सहकारी सोसाइटी जो है उधार कहाँ से ले सकती है। और इसमें बोला गया है कि किसको उधार नहीं दे सकती है। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए, जो सहकारी सोसाइटी है वो किसी ऐसे व्यक्ति को उधार नहीं देगा जो सदस्य नहीं है, सहकारी सोसाइटी का सदस्य नहीं है, पहली बात। ठीक है। दूसरा, किसी ऐसे सदस्य को भी वह नहीं देगा जो कि उसके स्वयं के अंशों के प्रतिभूति पर, कि मतलब खुद का पैसा जो है वो उधार भी ले रहा है लेकिन किसका गारंटर भी खुद ही है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। तीसरा, कि अगर मान लो एक सदस्य तो खुद है लेकिन उसी सहकारी सोसाइटी में कोई और भी सदस्य है उसके गारंटर के तौर पे। तो ये तीनों कंडीशन में, ए बी सी तीनों कंडीशन में जो सहकारी सोसाइटी जो है उधार नहीं दे सकती, निर्बंधन करती है। लेकिन जो चौथा विकल्प है इस केस में वो निर्बंधन नहीं कर सकती है, उधार देगी ही देगी। ठीक है। तो सहकारी सोसाइटी जो है उसके लिए जो उपविधि होंगे, जो रूल्स होंगे जो कि उसमें उपबंधित किए गए हैं, उसके अनुसार किसी दूसरे सोसाइटी को उधार दे सकती है। साथ ही साथ अगर कोई नाम मात्र का सदस्य है तो उसको भी उधार दे सकती है। कोई कमेंट करके बताया गया क्या कि नाम मात्र के सदस्य के लिए कौन सा मैं धारा बताया था। ठीक है, नाम मात्र के सदस्य के लिए कौन सा धारा संख्या था, कोई कमेंट करके बताए कि नाम मात्र के सदस्य के लिए कौन सा धारा बताया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, धारा संख्या 37 याद रखना है, किस लिए, निर्बंधन के लिए। निर्बंधन में ए बी सी ये तीनों याद रखिएगा। अब जो धारा संख्या 36 बोलती है कि सहकारी सोसाइटी जो है कहाँ कहाँ से उधार ले सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उधार कहाँ कहाँ से जो सोसाइटी ले सकती है, तो राज्य सरकार से। ठीक है, राज्य सरकार से भी अनुदान के तौर पर या फिर उधार भी ले सकती है। या फिर राज्य में कार्य कर रहा कोई ऐसा विधि के अंतर्गत, ठीक है, विधि के अंतर्गत कोई काम करने वाला कोई बैंक है, ठीक है, वो भी वहाँ से भी उधार ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई वित्तीय निकाय है उससे भी उधार ले सकते हैं, या फिर निगमित व्यक्तियों और या फिर निगमित निकायों से जो है उधार लिया जा सकता है। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला, उधार कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो राज्य सरकार से लिया जा सकता है, या फिर राज्य सरकार में कार्य कर रहा विधि के अंतर्गत कोई बैंक है, ठीक है, कोई बैंक संचालित है किसी विधि के द्वारा, उससे भी लिया जा सकता है। वित्तीय निकायों से, फाइनेंशियल बॉडी जो होते हैं वहाँ से लिया जा सकता है, या फिर कोई निगमित व्यक्ति है या फिर कोई निगमित निकाय है उससे भी उधार लिया जा सकता है। तो ये धारा संख्या 36 में वर्णन है। इस प्रकार आज हमने 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सारे चीज़ को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो है क्वेश्चन अच्छे से कहीं कहीं से बना के ला रहा हूँ। जब आप अधिनियम को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अधिनियम को इतने आसानी से पढ़ पाएंगे और उसको क्वेश्चन का रूप दे पाएंगे। मैं क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी फंसाया जा सकता है। मैं जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ एटलीस्ट उतना को प्रैक्टिस करके जाएं। अगर कोई नहीं भी पढ़ रहा है इस अधिनियम को, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो सबको चाहिए जिसको क्वालिफाई करना है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं एटलीस्ट मैं जो करा रहा हूँ क्वेश्चंस ये सबको करके जरूर जाएं। हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं अगर चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।
इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए।